तो इससे पहले अपन राजस्थान आर्ट के अंदर राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ चुके हैं। इस कक्षा के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे राजस्थान की लोक नाट्य। अपन लोक से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो पहले कवर कर रहे हैं ना। तो राजस्थान के लोक नाट्य देखें कि राजस्थान के लोक नाट्य या लोक नाट्य कहते किसे हैं। तो लोगों द्वारा किए जाने वाले नाटक, नाटक को ही अपन अभिनय बोलते थे। एक्टिंग, लोग किस प्रकार से एक्टिंग करते हैं। अब ये एक्टिंग के लिए कोई ना कोई स्टोरी होनी चाहिए। ये स्टोरी या तो ऐतिहासिक हो सकती है, पौराणिक हो सकती है, या फिर लोक कथाओं से संबंधित हो सकती है। ऐतिहासिक जैसे कोई अच्छा सा राजा हुआ, उस राजा के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में कोई नाटक किया जाए तो ऐतिहासिक नाटक कहलाएंगे। पौराणिक जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उनके पात्रों के ऊपर पूरा नाटक किया जाए तो पौराणिक नाटक हो गए। लोक कथाएं, लोगों के बीच में जो लोक कथाएं प्रचलित हैं, उन लोक कथाओं को नाटक के रूप में किया जा सकता है। इवन वर्तमान काल के अंतर्गत देखें तो सरकार अपनी योजनाओं को प्रमोट करने के लिए भी लोक नाट्यों का प्रयोग करती है। कठपुतली के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से लोगों तक अपनी जानकारियां पहुंचाती है। तो राजनीति के अंतर्गत भी हाल ही में इनका प्रयोग हो रहा है। इस टॉपिक को अपन किस तरह से पढ़ेंगे, मेन कौन कौन से लोक नाट्य हैं जिनको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक है ख्याल। ख्याल लोक नाट्य के बारे में देखेंगे कि ख्याल लोक नाट्य है क्या, कहाँ पे किया जाता है, कौन कौन से टाइप का होता है, किस प्रकार से ये बाकी लोक नाट्यों से अलग है, उन सब की बात करेंगे। इसके अंतर्गत अपन कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल को ही चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है ना। चिड़ावा चूंकि एक शेखावटी के अंतर्गत ही जगह है। जयपुर के अंतर्गत की जाने वाली ख्याल जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, ढप्पाली ख्याल, बेट के दंगल, अलीबख्शी ख्याल और तुर्रा कलक्की ख्याल, ये ख्याल के बारे में अपन पढ़ेंगे। लगभग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ही ख्याल के अंतर्गत से ही है ना। दूसरी अपन पढ़ेंगे लीलाएं। बहुत सारी लीलाएं हैं जैसे रामलीला, रासलीला, सनकादिक लीला, गौर लीला, रावलों की रमत भी होती है ना, रासदारी भी होते हैं, वो सब अपन लीलाओं के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे रमत, तमाशा, नौटंकी, क्योंकि 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है इसलिए इसको नौटंकी बोल दिया जाता है। स्वांग, स्वांग यानी रूप बदलना, चार बेत, गवरी, भवाई, फड़ और कठपुतली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये राजस्थान के लोक नाट्य हैं जिसको अपन इस टॉपिक के अंतर्गत में कवर करेंगे। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है हर एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं अपन ख्याल से कि ख्याल होती क्या है। तो ख्याल एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। मैं बोलूं ख्याल एक संगीत प्रधान लोक नाट्य। क्या होता है, लोक नाटक जब प्रस्तुत करते हैं तो अपन उसे देखते भी हैं, उसे सुनते भी हैं, यानी देखना और सुनना दोनों उसके अंदर प्रधान होता है। लेकिन ख्याल वह लोक नाट्य है जिसमें केवल सुनना प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ गाया जाता है ना। मंच पे कलाकार बैठ के वो सिर्फ गा रहे हैं तो लोग सिर्फ सुनने का काम करेंगे, तो इसमें देखना प्रधान नहीं होता, इसमें सुनना प्रधान होता है। संगीत प्रधान लोक नाट्य है। अपन आगे बढ़ेंगे कि भाई कुचामनी ख्याल एक ओपेरा म्यूजिक की तरह होती है और पद्यबद्ध रचनाओं के रूप में गाया जाता है, यानी गद्य नहीं होते, इसके अंदर पद्य होते हैं। पद्यबद्ध रचनाओं के रूप में गाकर इसे जो भी नर्तक होते हैं वो उसको गाकर प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, इसमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर शैली के रूप में इनमें भिन्नता पाई जाती है, बाकी भाषाई रूप से ये एक समान होते हैं। और ये राजस्थान में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही शुरू माने जाते हैं। ठीक है, तो ख्याल के बारे में ये 5 पॉइंट जो बेसिक सारे ख्यालों के अंतर्गत कवर होते हैं कि ख्याल एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। इसमें पद्यबद्ध रचनाओं के रूप में गाकर प्रस्तुत किया जाता है, इसमें केवल सुनना प्रधान होता है और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही ये शुरू माना जाता है। इसमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो एक बार वापस समराइज करें अभी तक जो अपन ने पढ़ा। लोकनाट्य क्या होते हैं, लोगों द्वारा जो किए जाने वाले अभिनय हैं उनको लोकनाट्य कहते हैं। किन किन विषयों पर किए जा सकते हैं, ऐतिहासिक हो गया, पौराणिक हो गया, धार्मिक हो गया, इवन राजनीतिक हो गया ना, इन सारे विषय वस्तुओं पर ये आधारित हो सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन मोटा मोटी 11 लोक नाट्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से ख्याल के बहुत सारे टाइप जैसे कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, चिड़ावी ख्याल, भेड़ के दंगल, टप्पाली ख्याल, कन्हैया ख्याल। इसके बाद अपन लीलाएं पढ़ेंगे जिसमें रामलीला, रासलीला, सनकादिक लीला, घौर लीला, फिर रम्मत पढ़ेंगे, उसके बाद तमाशा पढ़ेंगे, नौटंकी पढ़ेंगे, चारवेद पढ़ेंगे, स्वांग पढ़ेंगे, भवाई पढ़ेंगे, गवरी पढ़ेंगे, फड़ पढ़ेंगे और कठपुतली पढ़ेंगे। गवरी वही है जिसको अपन ने लोक नृत्य के अंतर्गत पढ़ा था। चूंकि वो लोक नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है तो उसको इस चैप्टर के अंतर्गत भी कवर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने शुरू किया ख्याल कि ख्याल होती क्या है।
तो ख्याल पदबद्ध रचनाओं के रूप में गाकर प्रस्तुत की जाती है। ये संगीत प्रधान लोक नाट्य होता है और यह इसमें केवल सुनना प्रधान होता है ना, इसमें देखने की अपेक्षा सुनना ज्यादा प्रमुख होता है। इसके अलावा यह 18वीं शताब्दी से ही प्रारंभ माना जाता है और इसमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। चलिए तो अब बात करते हैं ख्याल के अंतर्गत पहली ख्याल जिसका नाम है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल अब तो चूंकि जिला अलग बन गया, पहले कुचामन पड़ता था नागौर में। कहां पे प्रचलन एरिया है, अपन ख्याल के बारे में ये 3-4 पॉइंट कॉमन लेके चलेंगे। कौन से एरिया के अंदर की जाती है, उसको प्रवर्तक यानी उसको देने वाले कौन है, प्रमुख व्यक्ति कौन है, उसके अभी मुख्य कलाकार कौन है, उसकी कुछ विशेषताएं और उसमें जो प्रमुख कथानक या कहानियां जिस पर नाटक किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुचामनी ख्याल दिलवाना कुचामन जिले या नागौर और उसके आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत प्रचलित है। इसका प्रचलन या इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे लच्छीराम जी। इसके मुख्य कलाकार कौन है, तो उगमराज जी इसके मुख्य कलाकार हैं। इसकी विशेषताएं देखें तो ये एक म्यूजिक होता है बेसिकली यूरोप महाद्वीप के अंदर जिसको बोला जाता है ओपेरा म्यूजिक। तो ये ओपेरा म्यूजिक की तरह होती है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, अर्थात जो इसमें कैरेक्टर्स फीमेल का रोल करती हैं वो पुरुष ही करते हैं। पुरुष ही फीमेल बनकर फीमेल कैरेक्टर्स का रोल अदा करते हैं और इसमें लोक गीतों की प्रधानता होती है। अपन ने पहले बात करी कि ख्याल के अंदर म्यूजिक की प्रधानता होती है और इसमें लोक गीतों की प्रधानता होती है। कौन कौन सी प्रमुख कहानियां हैं जिनके ऊपर ये कुचामनी ख्याल की जाती है, तो चांद नीलगिरी, राव रीडमल, मीरा मंगल और गोगाजी चौहान, ये उन प्रमुख कथानकों या कहानियों पर नाटक किए जाते हैं। तो कुचामनी ख्याल कहां कौन से एरिया के अंदर, तो डिडवाना कुचामन, नागौर और उसके आसपास के एरिया के अंतर्गत। प्रवर्तक कौन, तो लच्छीराम जी। इसके मुख्य कलाकार कौन, उगमराज जी। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ओपेरा म्यूजिक की तरह होती है, लोक गीतों की प्रधानता होती है और स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा अदा की जाती है। कौन कौन सी प्रमुख कहानियां होती हैं, तो राव रीडमल, मीरा मंगल, गोगा चौहान और चांद नीलगिरी। ठीक है, तो ये थी कुचामन ख्याल। नेक्स्ट बात करें चिड़ावी ख्याल या शेखावटी ख्याल। शेखावटी के अंदर भी एक चिड़ा करके एक जगह है जहां से मास्टर प्यारेलाल आते हैं, चिड़ावा के गांधी जिनको कहा जाता है। ये जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसके अंदर पढ़ेंगे। चिड़ावी ख्याल की प्रचलन कहां पे, तो शेखावटी एरिया, वही सीकर, झुंझुनू, सीकर की सारी तहसीलें, झुंझुनू की कुछ, झायल, नागौर वाला भी, क्योंकि नागौर भी उससे सटा हुआ है तो थोड़ा सा इसका प्रभाव नागौर के अंतर्गत भी है, झायल। प्रवर्तक कौन है इसके, तो नालूराम राणा जी इसके प्रवर्तक हैं, नालूराम राणा जी। इसके मुख्य कलाकार कौन, तो उन्हीं के परिवार में आगे दुलिया राणा इसके मुख्य कलाकार हैं। क्या विशेषता है, तो प्रभावी पद संचालन होता है। एक निश्चित पद के दौरान ये लोक नाटक प्रस्तुत करते हैं। संप्रेषणीय शैली के अंदर या वाद संवाद शैली के अंतर्गत इसको प्रस्तुत किया जाता है। और नालूराम जी राणा और उनकी एक वजीरा थी, वजीर मतलब प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता है। इनकी चूंकि लेडी थी इसलिए वजीरा। उजीरा तेजी का युग चिड़ावी ख्याल का स्वर्ण काल कहा जाता है। किन किन का काल, इधर उजीरा तेजी का नाम नहीं लिखे तो भी चल जाएगा क्योंकि ये इसकी वजीरा थी, है ना। नालूराम जी राणा का काल इसका स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन कौन सी प्रमुख ख्याल है जिसके ऊपर ये प्रस्तुत किया जाता था, हीरे रांझा, हरिश्चंद्र, भरतहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरमण और आल्हादेव पर, ये प्रमुख कैरेक्टर्स हैं और उनकी स्टोरीज हैं जिनके ऊपर ये नाटक किए जाते हैं। हीरे रांझा अपन सुनते ही है ना, हरिश्चंद्र, भरतहरि, राजा भरतहरि के ऊपर, जयदेव कलाली, ढोला मरमण, ढोला और मारू के ऊपर, और आल्हादेव इसकी प्रमुख ख्याल है जिसके ऊपर ये नाटक प्रस्तुत किया जाता है। तो ख्याल के अंदर अपन ने पहली दो शुरू कर दी जिसमें से पहले का नाम है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल की जाती है कुचामन यानी डिडवाना कुचामन और नागौर वाले एरिया के अंदर। इसके प्रवर्तक है इसके लच्छीराम जी। इसके प्रमुख कलाकार हैं उगमराज। इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ओपेरा म्यूजिक की तरह होती हैं, लोकगीतों की प्रधानता होती है, स्त्री पात्रों की भूमिकाएं पुरुषों द्वारा अदा की जाती है। प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं, प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी है, तो इसके अंदर देखें तो चांद नीलगिरी, राव रीडमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान। चिड़ावी ख्याल का प्रचलन क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र के अंदर और नागौर के कुछ हिस्से स्पेशली जायल नागौर के अंतर्गत है ना। इसके प्रवर्तक कौन है, तो नालूराम जी राणा। इसके मुख्य कलाकार कौन है, दुलिया राणा। इसकी विशेषताएं क्या है, तो प्रभावी पद संचालन होता है और संप्रेषणीय शैली के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इसकी प्रमुख इसका स्वर्णकाल देखें तो नालूराम जी का ही काल इसका स्वर्णकाल है और उसकी एक वजीरा थी जिनका नाम है उजीरा तेजी, उनके काल में स्वर्णकाल माना जाता है।
प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? हीर रांझा, हरिश्चंद्र, ढोला मरवण, जयदेव कलाली, भ्रतहरि और आल्हादेवी इसकी प्रमुख ख्याल हैं। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन जयपुरी ख्याल के बारे में। दो ख्याल अपन ने पढ़ ली, नेक्स्ट ख्याल है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल प्रचलन कहां पे हो गया? ऑब्वियसली जयपुर के अंतर्गत होगा। इसके प्रवर्तक कौन है? तो एज सच प्रवर्तक का नाम तो अपने को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये सवाई जयसिंह के काल में शुरू हुई थी। सवाई जयसिंह जो जयपुर के संस्थापक थे, उन्हीं के काल के अंतर्गत जयपुरी ख्याल शुरू हुई। कलाकार कौन? तो उन्होंने एक बहुत सारे अलग अलग विभागों की स्थापना की थी, जिसमें से एक विभाग या मैं बोलूं एक कारखाना था गुणीजन खाना। बहुत सारे कारखानों की स्थापना की थी, जिसमें से एक कारखाना था गुणीजन खाना, जिसमें लोक कलाकार हुआ करते थे। तो गुणीजन खाने के कलाकारों द्वारा जयपुरी ख्याल को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, क्या क्या विशेषताएं हैं जयपुर? पहले से चूंकि थोड़ा सा आधुनिक या बहुत अच्छा शहर बसा हुआ था, तो नए प्रयोगों की संभावना रहती है इसमें, है ना। बाकी किसी भी ख्याल के अंदर नए प्रयोगों की संभावना बहुत कम है, लेकिन जयपुरी ख्याल में प्रयोगों की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। और बाकी सब जगह के स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जबकि यहाँ पर स्त्रियां भी भाग लेती हैं, मतलब खुद का पात्र भी खुद ही प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये दो उसकी विशेषताएं थी। कौन कौन सी प्रमुख कहानियां जिस पर जयपुरी ख्याल की जाती है? जोगी जोगण, छेले तंबुलन, रसीली तंबुलन, जोगी जोगण, कान गुजरी, रसीली तंबुलन और मियां बीबू पठान। कौन कौन सी? जोगी जोगण, कान गुजरी, रसीली तंबुलन और मियां बीबू पठान, ये प्रमुख वो ख्याल हैं जिसके ऊपर जयपुरी ख्याल प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट ख्याल है हेला ख्याल। हेला एक व्यक्ति का नाम था जिसने इस ख्याल को शुरू किया, इस वजह से अपन इसको हेला ख्याल नाम दे देते हैं। कहां पर? इसका एरिया बहुत बार पूछा जाता है, लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर। ये इस एरिया के अंतर्गत कौन सी ख्याल? क्योंकि नाम से पता नहीं चल रहा है, इसमें जयपुर से पता चल रहा है, जयपुर में कुचामन से पता चल रहा था कुचामनी, उधर चिड़ावी से पता चल रहा था चिड़ावा या शेखावटी वाले एरिया, इधर नाम से पता नहीं चल रहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हेला ख्याल कहां पर प्रदर्शित की जाती है? तो हेला ख्याल लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर के अंदर प्रदर्शित की जाती है। प्रवर्तक कौन? तो शायर हेला के नाम पर इसको हेला ख्याल बुलाया गया। कौन से वाद्य यंत्र के साथ की जाती है? ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन से वाद्य यंत्र में हेला ख्याल का प्रयोग किया जाता है? तो नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? नौबत वाद्य यंत्र का हेला ख्याल के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। जब ये हेला ख्याल शुरू होती है, तब स्टार्टिंग में एक अलग प्रकार का वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जिसको बोला जाता है बम। बम कुछ नहीं होता, एक नगाड़ा होता है, उस नगाड़े का ही बड़ा रूप होता है, जिसको बम कहा जाता है। बेसिकली भरतपुर एरिया के अंदर बम नृत्य भी फेमस है, उसके अंदर भी बम वाद्य यंत्र किया जाता है। तो वाद्य यंत्र कौन सा है इसमें? नौबत वाद्य यंत्र। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हेला ख्याल के अंतर्गत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और एरिया कौन सा है? तो लालसोट, दौसा के अंतर्गत ये प्रदर्शित किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो हेला देना यानी लंबी टेर देना, लंबी आवाजें, बहुत देर तक चलने वाली आवाजें निकालना, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट, कन्हैया ख्याल। नाम से क्लियर है, कन्हैया के संबंधित हुआ करेगी, कृष्ण से भक्ति संबंधित। कृष्ण का प्रभाव पड़ा है अपने पूर्वी राजस्थान में, तो ये पूर्वी राजस्थान के जिले लिखे हुए हैं ना। अलवर को छोड़ दिया है, बाकी सारे हैं, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। ये इस एरिया के अंतर्गत जो ख्याल फेमस है उसका नाम कन्हैया ख्याल है। और प्रवर्तक, वहां पे मीणा जनजाति पाई जाती है, तो मीणा जनजाति द्वारा इसको किया जाता है ना। मूल रूप से मीणा जाति में प्रचलित था, आप तो सब करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंतर्गत मीणा जाति द्वारा, जनजाति द्वारा, जाति बोलने से अच्छा है जनजाति बोले, मीणा जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। विशेषता क्या है? इसमें कहानी को बोला जाता है कहन, सूत्रधार या जो इसका मुख्य पात्र होता है उसको बोला जाता है मीडिया, और इसके अंदर दो पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक मीडिया और एक उल्टी मीडिया। ठीक है, तो ये ख्याल थी अपनी हेला ख्याल। दो ख्याल अपने अभी तक चार ख्यालें पढ़ ली, जिसमें से जयपुरी ख्याल कहाँ पे? जयपुर के अंदर। प्रवर्तक कौन? सवाई जयसिंह के काल में। कलाकार कौन? गुणीजन खाने के कलाकार। विशेषताएं क्या है? स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं, नए प्रयोगों की अधिक संभावना रहती है। कहानियां कौन कौन सी? जोगी जोगण, रसीली तंबुलन, कान गुजरी और मियां बीबू पठान। हेला ख्याल की बात करें, हेला ख्याल लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर के अंदर। प्रवर्तक कौन? शायर हेला। कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? तो नौबत में। और जब स्टार्टिंग होती है इस ख्याल की, तब बम बजाया जाता है। इसकी क्या विशेषता है? तो लंबी टेर देना या हेला देना इसकी विशेषता है। कन्हैया ख्याल तो ब्रज वाला एरिया, या मैं बोलूं अलवर को छोड़ के भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, वो सारे एरिया के अंतर्गत। इसके प्रवर्तक कौन?
तो मीणा जनजाति मूल रूप से इसको किया करती थी, अब तो सारी जातियों ने इसको अपना लिया है, मीणा जनजाति द्वारा किया जाता था ये। और इसकी विशेषता क्या है कि कहानी को कहा जाता है कहन, सूत्रधार या मुख्य पात्र को कहा जाता है मीडिया, और जो मीडिया होता है वो अल्टीमेट होती है इसका, इसके अंदर प्रस्तुतिकरण के अंदर जब इसे प्रस्तुत किया जाता है उसके अंतर्गत इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए तो नेक्स्ट ख्याल की बात करते हैं, डप्पाली ख्याल। डप्पाली नाम से पता चल रहा है कि डप या डफ वाद्य यंत्र का इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। प्रचलन क्षेत्र कहां पे? लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ नाम की दो जगह है अपने, सीकर में भी एक लक्ष्मणगढ़ है, अलवर में भी है, तो ये लक्ष्मणगढ़ अलवर और भरतपुर के अंतर्गत प्रचलन में है। ठीक है, दो ही बातें ध्यान रखनी है डप्पाली ख्याल के बारे में। प्रचलन क्षेत्र कहां पर? तो लक्ष्मणगढ़ अलवर के अंतर्गत और भरतपुर, अलवर भरतपुर वाले एरिया के अंदर, और अलवर में भी स्पेशली पूछा जाए तो लक्ष्मणगढ़। और वाद्य यंत्र कौन सा? तो इसमें डफ या डप वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बेड के दंगल। तो बेड के दंगल का प्रचलन क्षेत्र है बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र, धौलपुर के अंतर्गत पड़ता है। बाड़ी बसेड़ी धौलपुर में बेड के दंगल, बेड के दंगल बाड़ी बसेड़ी धौलपुर। नेक्स्ट, अलीबख्शी ख्याल। ये मुंडावल अलवर, पहले अलवर में पड़ता था, अब चूंकि नया जिला बना था खैरथल तिजारा, जिसका नाम बदल के रख दिया भृतहरि नगर। तो मुंडावल भृतहरि नगर के नवाब, जिनको अलीबख्श जिनका नाम था, उन्होंने इसका प्रवर्तक किया, और इनको अलवर का रसखान भी कहा जाता था, है ना। और कौन सी बोली के अंदर? चूंकि वो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे अहिर वाटी या राठी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यादवों को ही अहिर कहा जाता है, तो अहिर वाटी या राठी भाषा के प्रयोग के अंदर, बोली के अंदर, भाषा नहीं बोलेंगे बोली बोलेंगे क्योंकि राजस्थान की एक बोली है वो, अहिर वाटी या राठी बोली के अंतर्गत किया जाती थी। कौन सी ख्याल? अलीबख्शी ख्याल। एरिया कौन सा हो जाएगा? मुंडावर भृतहरि नगर का। प्रवर्तक कौन? नवाब अलीबख्श, जिनको क्या कहा जाता है? अलवर का रसखान। और बोली कौन सी? अहिर वाटी या राठी बोली। नेक्स्ट, तुर्रा कलंकी ख्याल। सभी ख्याल पढ़ी, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो तुर्रा कलंकी ख्याल से बनते हैं। तुर्रा और कलंकी क्या है? तो जब अपन पगड़ी पहनते हैं तो पगड़ी के दो आभूषण है, तुर्रा और कलंकी। एक बार चंदेरी के राजा ने दो व्यक्ति जिनका नाम है तुकनगिर और शाह अली, एक हिंदू संत थे एक मुस्लिम संत थे, उनको तुर्रा और कलंकी भेंट की। चूंकि उनके नाम पर इसी का नाम क्या पड़ गया? तुर्रा कलंकी ख्याल। कौन से एरिया के अंदर? तो मुख्यतः मध्य प्रदेश का एक नाट्य है, लेकिन इसको सहेडू सिंह और हमीद बेग, सहेडू सिंह और हमीद बेग मेवाड़ की तरफ लेके आए। तो ये मेवाड़ वाले एरिया के अंदर पॉपुलर है। कहां पर? घोसुंडा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, और मूलतः कहां था? नीमच एमपी का हुआ करता था। ठीक है, प्रवर्तक कौन है इसके? तुकनगिर और शाह अली। तुकनगिर को चंदेरी के राजा ने तुर्रा दिया था, तहसीलदार, और शाह अली को कलंकी भेंट की थी। तुकनगिर हिंदू संत थे और ये मुस्लिम पीर हुआ करते थे, शाह अली। चंदेरी के राजा ने उनको दी। तुर्रा शिव का प्रतीक माना जाता है और कलंकी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो स्व जयदयाल सोनी, जयदयाल सोनी जो कि अब जीवित नहीं है तो अपन ने स्व लगा दिया, जयदयाल सोनी, उन्हीं के परिवार के चेतराम सोनी, एक है ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह, और वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार हैं नाना लाल गंधर। तो कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं? जयदयाल सोनी, चेतराम सोनी, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह और नाना लाल गंधर। और सहेडू और हमीद बेग ने इसको मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत लोकप्रिय किया। तो सबसे पहले बात करिए अपन ने डप्पाली ख्याल की। डफ या डफ वाद्य यंत्र के साथ में बजाया जाता है, और एरिया कौन सा है उसका? तो लक्ष्मणगढ़ अलवर और भरतपुर के अंतर्गत। बेड के दंगल बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर के अंदर। अलीबख्शी ख्याल मुंडावर जो कि अब पड़ता है भृतहरि नगर में, अलीबख्श जिनको अलवर का रसखान कहा जाता है, और अहिर वाटी या राठी भाषा के अंदर गाया जाता है। तुर्रा कलंकी ख्याल प्रचलन क्षेत्र कहां पर? मेवाड़ के अंदर इसको लेके आए थे सहेडू सिंह और हमीद बेग। तो मेवाड़ क्षेत्र के कौन से एरिया? घोसुंडा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, मूलतः कहां का? नीमच का। प्रवर्तक कौन? तुकनगिर और शाह अली। तुकनगिर को तुर्रा दिया था, जो शाह अली थे उनको कलंकी भेंट की थी। तुकनगिर हिंदू संत थे, शाह अली मुस्लिम संत हुआ करते थे। चंदेरी के राजा की इन्होंने दी थी। तुर्रा जो कि शिव का प्रतीक है और कलंकी जो कि पार्वती का प्रतीक है। प्रमुख कलाकार कौन कौन से? स्व जयदयाल सोनी, चित्राम सोनी, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह और नाना लाल गंधर्व जो कि इसके वर्तमान में कलाकार हैं। और इसको मेवाड़ में लेकर आए थे सहेडू सिंह और हमीद बेग। तो सहेडू सिंह को भी मेवाड़ के अंदर तुर्रा बोल दिया जाता है, हमीद बेग को कलंकी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। चलिए,
तो तुर्रा कलंकी ख्याल की अगर विशेषताएं देखें तो इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाया जाता है और उसकी सजावट की जाती है। ये एकमात्र या अपवाद की दृष्टि से देखा जाता है इसको, एकमात्र ऐसा ख्याल है जिसमें मंच की सजावट की जाती है ना। कौन से ख्याल में? तुर्रा कलंकी ख्याल में। बाकी सारे ख्यालों के अंदर मंच की सजावट नहीं की जाती है। दर्शकों को भाग लेने की इसमें सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। तो वह लोक नाट्य जिसमें दर्शकों के भाग लेने की सर्वाधिक संभावना होती है कौन सा है? तुर्रा कलंकी ख्याल है। गैर व्यावसायिक प्रकृति का होता है, यानी इसको व्यवसाय के रूप में अपनाया नहीं गया है, गैर व्यावसायिक है अभी तक। स्त्री पात्रों की भूमिकाएं पुरुषों द्वारा ही निभाई जाती है। केवल एक ख्याल है जयपुरी ख्याल जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री पात्रों द्वारा ही निभाई जाती है। इस जो तुर्रा कलंकी ख्याल की शैली है उसे माच कहा जाता है ना। तो पहली बात अपन ने पढ़ी कि मंच की सजावट की जाती है, 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाया जाता है, दर्शकों के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं, गैर व्यावसायिक प्रकृति का है, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। जो प्रमुख वाद्य यंत्र है जो इसके अंदर प्रयोग होता है उसका नाम है चंग। तो इसके अंदर चंग वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि टपाली में डफ वाद्य यंत्र का, हिला ख्याल के अंदर नौबत का उपयोग किया जाता है, वैसे ही तुर्रा कलंकी ख्याल के अंदर चंग वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखें, इसकी शैली को कहा जाता है माच। और ये जो अखाड़ा है, 2 अखाड़े होते हैं इसमें, शिव अखाड़ा और पार्वती अखाड़ा है ना, तुर्रा अखाड़ा और कलंकी अखाड़ा। तो इन अखाड़ों के प्रमुख को कहा जाता है उस्ताद। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शिव पक्ष, एक होता है पार्वती पक्ष। जैसे मैं देखूं, ये कोई मंच है जिसकी सजावट की गई है, इसमें एक पक्ष यहाँ पर बैठा हुआ है जिसका नाम है शिव पक्ष, उसका झंडा होता है भगवा झंडा होता है उसका, है ना। इसको तुर्रा अखाड़ा भी बोल देते हैं ना, तुर्रा शिव का प्रतीक है, तो इसका झंडा होता है भगवा और इसको तुर्रा अखाड़ा बोल दिया जाता है। उसी के सामने कलंकी अखाड़ा के लोग बैठा होते हैं जिनका झंडा होता है हरा, है ना। ये पार्वती पक्ष के लोग हैं जिनका झंडा कैसा होता है? हरा झंडा। और कलंकी अखाड़ा है, पार्वती पक्ष है। इन दोनों पक्षों के बीच में वाद संवाद होता है, गायकी का या गाने का, है ना। गायकी का शास्त्रार्थ होता है जिसे बोल या गम्मत कहा जाता है। इसमें बोल शब्द ज्यादा प्रचलित है तो बोल को अपन याद रखें, बोल या गम्मत कहा जाता है। और इसकी प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी हैं? तो सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरध्वज, भक्त पूर्णमल और भक्त ध्रुव, ये इसकी प्रमुख ख्याल है या प्रमुख कहानियां हैं जिसके ऊपर ये ख्याल की जाती है। ठीक है, अब बस बात करें अगर अपन तुर्रा कलंकी ख्याल की विशेषताओं की, तो पहली विशेषता है कि एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है या एकमात्र ऐसी ख्याल है जिसमें मंच की सजावट की जाती है, दर्शकों के भाग लेने की अधिक संभावनाएं होती है, गैर व्यावसायिक प्रकृति का है, चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अखाड़े के मुखिया को उस्ताद कहा जाता है, स्त्री पात्रों की भूमिकाएं स्त्री द्वारा ही निभाई जाती है, शैली को माच कहा जाता है, 2 पक्ष होते हैं, एक शिव पक्ष एक पार्वती पक्ष। शिव पक्ष का झंडा भगवा होता है, पार्वती पक्ष का झंडा हरा होता है, दोनों के बीच में गायकी का शास्त्रार्थ होता है जिसे बोल या गम्मत कहा जाता है। ये लगभग 400 से 500 वर्ष पुराना अपने को देखने को मिलता है ना, ये जो तुर्रा कलंकी ख्याल है। इसकी प्रमुख कहानियां या मैं बोलूं प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी है? तो सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरध्वज, भक्त पूर्णमल और भक्त ध्रुव इसके प्रमुख कहानियां हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपन राजस्थान के और जो लोकनाट्य हैं। ख्याल अपना यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब अपन किसी और लोकनाट्य की बात करेंगे। चलिए, तो ख्याल के बाद बात करते हैं लीलाओं की। जो राजस्थान में लीलाएं रची जाती हैं, लीलाओं के नाटक किए जाते हैं, उनकी बात करें। 4 प्रमुख लीलाएं प्रदर्शित की जाती है। रामलीला जो कि श्री राम के जीवन पर आधारित होती है, रासलीला जो कि श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है, सनकादिक लीला ये भी राधा कृष्ण के संबंधित ही है, और गौर लीला जो कि आबू क्षेत्र के अंतर्गत घरासिया जनजाति द्वारा की जाती है। ठीक है, सबसे पहले बात करी जाए अगर लीला है क्या, तो पौराणिक कथाएं, श्री कृष्ण, राम, इन सब पौराणिक पात्रों के आधार पर उनके जो भगवान के अवतार जिन्हें माने जाते हैं उनको यहाँ पे चारित्रिक वर्णन किया जाता है। रामलीला श्री राम के जीवन पर आधारित है और इसके प्रवर्तक है गोस्वामी तुलसीदास जी। कहाँ कहाँ पे? तो BAP से याद रख सकते हैं, बिसाऊ, अटरू, पाटुंदा और मांगरो। बिसाऊ झुंझुनू के अंदर
मुख रामलीला यानी बिना बोले रामलीला की जाती है, मतलब साइलेंटली, है ना, सिर्फ वहां पे देखना प्रधान होगा, सुनना प्रधान नहीं होगा, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं जाता। अटरू बारा, यहाँ पे जो धनुष है वो जनता द्वारा तोड़ा जाता है, या मैं बोलूँ वहां पे विवाह योग्य जो पुरुष हैं, युवक हैं, उनके द्वारा तोड़ा जाता है। पाटुंदा कोटा और मांगरोल बारा, मांगरोल बारा में तो बकायदा शहर बसाए जाते हैं, नगर बसाए जाते हैं, लंका नाम से, अयोध्या नाम से, जनकपुरी के नाम से, और पूरी रामलीला रची जाती है, रामलीला रची जाती है। ठीक है, तो रामलीला की बात करें, श्री राम के जीवन पर आधारित है। इसके प्रवर्तक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कहाँ कहाँ पर की जाती है, तो बिसाऊ झुंझुनू में मुख रामलीला की जाती है। अटरू बारा के अंतर्गत धनुष विवाह योग्य युवकों द्वारा तोड़ा जाता है। पाटुंदा कोटा के अंदर और मांगरोल बारा के अंदर जहां पे नगर बसाए जाते हैं, चाहे वो जनकपुरी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे लंका। नेक्स्ट, रासलीला। रासलीला श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है। इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना करी गई। इसके मुख्य कलाकार हैं शिवलाल कुमावत। रासलीला के प्रमुख कलाकार शिवलाल कुमावत। और रासलीला कहाँ पर फेमस है, कहाँ पर प्रचलित है, तो फुलेरा करके एक जगह है जयपुर में, और कामा, जिसका हाल ही में नाम बदलकर कामवन रखा गया है ना, जो डीग जिले के अंतर्गत में है। और नेक्स्ट बात करें संकादिक लीला। तो संकादिक लीला शरद पूर्णिमा के अवसर पर की जाती है। इसका प्रचलन घोसुंडा और बस्सी, दोनों चित्तौड़गढ़ के अंदर जगह है, वहां पर किया जाता है। गौर लीला, ये आबू क्षेत्र में घरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और बख्योर की गणगौर का आयोजन किया जाता है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन में। रियल में जो गणगौर आती है वो चित्र शुक्ल तृतीया को आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखाती जाती है, और वैशाख शुक्ल की चतुर्दशी को आबू क्षेत्र में गरासिया जनजाति द्वारा बख्योर की गणगौर का आयोजन किया जाता है। एक और बात कि रासलीला के अंतर्गत ही कि रासधारी नाटक की रचना किसने की, तो मोतीलाल जाट ने, जो कि मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। तो ये राजस्थान की लीलाएं हैं जिसके अंतर्गत अपन रामलीला, रासलीला, संकादिक लीला और गौड़ लीला पढ़ते हैं। गौड़ लीला आबू क्षेत्र में गरासिया जनजाति द्वारा बख्योर की गणगौर का आयोजन किया जाता है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन में। संकादिक लीला ये घोसुंडा और बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत की जाती है, शरद पूर्णिमा के अवसर पर की जाती है। उससे ऊपर पढ़ी अपन ने रासलीला, जो कि श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है, वल्लभाचार्य उसके प्रवर्तक हैं, और उसके मुख्य कलाकार शिवलाल कुमावत हैं। प्रचलन कहाँ पे, तो फुलेरा और कामा, जिसका नाम बदल के कामवन रखा गया है। रासधारी नाटक लिखा है मोतीलाल जाट ने, जो कि मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। रामलीला श्री राम के जीवन पर आधारित है, गोस्वामी तुलसीदास ने, जिन्होंने रामायण की रचना की, उन्होंने ही रामलीला की भी रचना की। प्रचलन कहाँ पे, बिसाऊ, अटरू, पाटुंडा और मांगरोल। बिसाऊ के अंदर मुख रामलीला की जाती है, अटरू के अंदर धनुष विवाह योग्य युवकों द्वारा तोड़ा जाता है, पाटुंडा कोटा और मांगरोल बारा में नगर बसाए जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन रम्मत लोक नाट्य की, जिसका प्रचलन जैसलमेर, बीकानेर और उन दोनों के बीच में एक जिला जोधपुर से अलग हुआ फलोदी, इन तीनों जिलों के अंतर्गत रम्मत खेली जाती है। मेन एरिया इसका बीकानेर है, क्योंकि बीकानेर में ही होली और श्रावण के अवसर पर काव्य प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती थी। उन्हीं से निकलकर इस रम्मत लोक नाट्य का विकास हुआ है। इसमें क्या होता है, लोक नाटकों और महापुरुषों से संबंधित काव्य रचनाएं मंच पर जाकर प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, चूंकि ये काव्य रचनाएं इनमें होती हैं, इसलिए इसकी मुख्य विशेषता रम्मत की होती है साहित्यिकता। इसमें साहित्य की बातें की जाती है, उन रचनाओं में साहित्य का बहुत ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और इसके मुख्य कलाकार कौन कौन है, मणिराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुवा महाराज और तेज कवि, जो कि जैसलमेर के हैं। वापस बात करें, रम्मत जो कि एक लोक नाट्य है, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर क्षेत्र के अंतर्गत प्रचलित है। क्या होता है इसमें, लोक नायकों और महापुरुषों के जीवन पर आधारित काव्य रचनाएं होती हैं, जिनको मंच पर जाकर प्रदर्शित किया जाता है। इसका उद्भव कहां से हुआ, तो बीकानेर से उसका उद्भव मानते हैं, क्योंकि बीकानेर में होली और श्रावण के अवसर पर काव्य प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती थी। उन काव्य प्रतियोगिताओं से ही इसका उद्गम हुआ है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, चूंकि ये काव्य रचनाएं होती है और काव्य में साहित्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, तो इसकी प्रमुख विशेषता है इसकी साहित्यिकता। कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं इसके, तो मणिराम व्यास है, तुलसीदास है, फागू महाराज है, सुवा महाराज है और तेज कवि, जो कि जैसलमेर के। तेज कवि की बात करें, इन्होंने जैसलमेर में रम्मत शुरू करने का कार्य किया।
इन्होंने वहां पे एक अखाड़ा की स्थापना की, श्री कृष्ण अखाड़ा, उसकी इन्होंने वहां पे स्थापना की। 1943 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने गांधी जी को अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी वो भेंट करी थी। 1943 में गांधी जी को अपनी एक पुस्तक जिसका नाम स्वतंत्र बावनी है भेंट करी थी। ठीक है, अब चूंकि इसमें मेन रम्मत बीकानेर की रम्मत है तो बीकानेर की रम्मत को डिटेल के अंदर कवर करा जाए। बीकानेरी रम्मत मुख्य रूप से पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। ब्राह्मणों की एक सब कास्ट है जिसका नाम है पुष्करना ब्राह्मण, तो पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा इसकी शुरुआत की गई। जब भी रम्मत शुरू की जाती है तो फक्कड़दाता की रम्मत से इसको शुरू किया जाता है, फक्कड़दाता की रम्मत से इसको शुरू किया जाता है। इसमें कलाकार जब रम्मत शुरू करते हैं उससे पहले ही मंच पर आकर बैठ जाते हैं। कहां पे बैठते हैं? ऊंचे पार्ट पर। इसलिए बैठते हैं ताकि दर्शक उन्हें पहले ही देख ले, पहले ही उन्हें पहचान ले कि ये कलाकार इसके अंतर्गत है। तो बीकानेरी रम्मत मुख्य रूप से पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा प्रारंभ में फक्कड़दाता की रम्मत से शुरू होती है। कलाकार ऊंचे पार्ट पर बैठते हैं और रम्मत शुरू करने से पहले ही ये कलाकार मंच पर आकर बैठते हैं ताकि दर्शक उन्हें देख सके। आगे बात करें, रम्मत की जो शुरुआत है वो चौमासा गीत, लावड़ी गीत, गणपति वंदना एवं रामदेव जी के भजनों से शुरू होती है। जब भी रम्मत शुरू होती है उससे पहले चौमासे के गीत गाए जाते हैं, लावड़ी संबंधित गीत गाए जाते हैं, गणपति वंदना गाई जाती है और रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। इसको खुले मंच पर जो गांव के बीचों बीच जो चौक बने होते हैं उन चौकों के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि अपन अलग अलग चौकों पर अलग अलग रम्मतें खेली जाती है। वाद्य यंत्र इसमें ढोल और नगाड़े का उपयोग किया जाता है। ये गैर पेशेवर है, इसको पेशे के रूप में नहीं किया जाता, सामुदायिक लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। रम्मत खेलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको खिलार कहा जाता है और टेरिये जो गीत गाए जाते हैं उनको जिले वाले जो लोग होते हैं उनको टेरिये कहा जाता है ना। तो टेरिये और गायकों की इसके अंदर प्रमुख, क्योंकि काव्य रचनाएं होती हैं तो गाना और गाने को जलने वाले तो गायकों को एवं टेरियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा कुछ कलाकार अपन देखें जो अपन पहले पढ़े, फागु महाराज, सुहा महाराज, तेज कवि, मणिराम व्यास, तुलसीदास, उनके अलावा राम गोपाल मेहता, साई सेवक और गंगादास सेवक, सेवक या सेवक। ठीक है, राम गोपाल मेहता, साई सेवक और गंगादास सेवक। प्रमुख रम्मतें जो आयोजित की जाती हैं, आचार्यों के चौक पर अमर सिंह राठौड़ की रम्मत खेली जाती है, बिस्सों के चौक पर चौबेल नौटंकी की रम्मत खेली जाती है, किंगाड़ी व्यास के चौक पर जमनादास की रम्मत खेली जाती है। ये अलग अलग चौकों पर अलग अलग रम्मतें खेली जाती हैं। आचार्यों के चौक पर अमर सिंह राठौड़ की, बिस्सों के चौक पर चौबेल नौटंकी की, किंगाड़ी व्यास के चौक पर जमनादास की रम्मत खेली जाती है। इसके अलावा कुछ रम्मत है, हिडाऊ मेरी की रम्मत जिसकी रचना जवाहरलाल पुरोहित ने की थी और ये आदर्श पति पत्नी पर आधारित है। एक 12 कुवाड़ की रम्मत है और एक पूर्ण भक्त की रम्मत है। तो ये 6 प्रमुख रम्मतें हैं जिसमें से अमर सिंह राठौड़ की रम्मत आचार्यों के चौक पर, चौबेल नौटंकी की रम्मत बिस्सों के चौक पर, जमनादास जी की रम्मत किंगाड़ी व्यास के चौक पर, एक हिडाऊ मेरी की रम्मत है जिसकी रचना जवाहर पुरोहित ने की, जिसकी विषय वस्तु आदर्श पति पत्नी प्रेम पर आधारित है, 12 कुवाड़ की रम्मत और पूर्ण भक्त की रम्मत। नेक्स्ट अपन देखते हैं तमाशा, जो कि जयपुर का एक प्रमुख लोकनाट्य है। तो नेक्स्ट लोकनाट्य की बात करें, तमाशा लोकनाट्य, जो कि जयपुर क्षेत्र के अंतर्गत प्रचलित है। मूलतः ये महाराष्ट्र का हुआ करता था, लेकिन महाराष्ट्र से एक कारीगर बेसिकली या कारीगर नहीं, कलाकार बुलाया गया जयपुर सवाई प्रताप सिंह के समय पे, बंशीधर भट्ट। अभी भी इसको भट्ट परिवार द्वारा ही कंटिन्यू किया जाता है ना। तो बंशीधर भट्ट कहा गया, सवाई प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट को गुणीजन खाने जिसकी स्थापना सवाई जयसिंह ने करी थी। 32 कारखाने थे, जो इसमें से एक कारखाना जो संगीत के लिए या लोकनाट्य के लिए था, गुणीजन खाना, उसके अंतर्गत बंशीधर भट्ट को शामिल किया। अच्छा, सबसे पहले इस तमाशे लोकनाट्य को देखने का काम मानसिंह प्रथम के समक्ष किया गया। मानसिंह प्रथम ने किया था, जिसमें मोहन कवि द्वारा रचित धमाका मंजरी का आमेर के अंदर प्रदर्शन किया गया था। तब इनको ये बहुत पसंद आई थी रचना। तो वापस देखें, तमाशे का प्रचलन जयपुर के अंदर मूलतः महाराष्ट्र का है। इसका प्रादुर्भाव मानसिंह प्रथम के समय पे मोहन कवि द्वारा रचित धमाका मंजरी के आमेर में प्रदर्शन से हुआ और इसके लिए सवाई प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट को गुणीजन खाने के अंतर्गत सम्मिलित किया। मूलतः महाराष्ट्र के थे। ठीक है,
इस लोक नाट्य के अंदर संगीत का भी यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नृत्य एवं गायन तीनों का इसके अंदर प्रधानता रहती है। खुले मंच पर यह प्रदर्शित किया जाता है जिसको अखाड़ा कहा जाता है। एक मैदान टाइप के एरिया के अंदर किया जाता है जिसको अखाड़ा कहा जाता है। और एक प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान भी इसके अंदर भाग लिया करती थी। तमाशे में गौहर जान भी भाग लिया करती थी। प्रमुख तमाशे कौन कौन से हैं? तो जोगी जोगण जो कि होली के अवसर पर किया जाता है, हीर रांझा जो कि होली के अगले दिन यानी धुलंडी के अवसर पर किया जाता है, जुठन मैया जो कि शीतलाष्टमी के दिन किया जाता है, और गोपीचंद जो कि चैत्र अमावस्या के दिन किया जाता है। मुख्य कलाकार तो बंशीधर भट्ट की पूरी फैमिली। उस्ताद परंपरा शुरू करने वाले थे फुलजी भट्ट। गोपी जी भट्ट इसके वर्तमान में प्रमुख कलाकार हैं। वासुदेव जी भट्ट जिन्होंने गोपीचंद और हीर रांझा को प्रारंभ किया था, और एक व्यक्ति है मन्नू जी भट्ट। तो ये था तमाशा लोकनाट्य जो कि मूलतः महाराष्ट्र का था। जयपुर के अंदर इसको लेकर आए सवाई प्रताप सिंह के काल में बंशीधर भट्ट की फैमिली ही इसको कंटिन्यू कर रही है। इसमें संगीत, नृत्य एवं गायन का तीनों का प्रभाव देखा जा सकता है। खुले मंच पर प्रदर्शित किया जाता है जिसको अखाड़ा कहा जाता है। गौहरजान इसके अंतर्गत भाग लिया करती थी। इसका प्रादुर्भाव मानसिंह प्रथम के समक्ष मोहन कवि द्वारा रचित धमाका मंजरी के आमिर में प्रदर्शन से हुआ है, और इस पर जयपुरी ख्याल का भी और ध्रुपद गायकी दोनों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। उन दोनों का सम्मिलित रूप है जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का। प्रमुख रम्मतें कौन कौन सी हैं? तो जोगी जोगण जो कि होली के अवसर पर की जाती है, हीर रांझा जो कि होली के अगले दिन की जाती है, जुठन मैया जो कि जूठा खाना खाया जाता है ना शीतलाष्टमी के टाइम पे, तो जुठन मैया जो कि शीतलाष्टमी पे, और गोपीचंद जो कि चैत्र अमावस्या के दिन प्रदर्शित की जाती है। इसके मुख्य कलाकार फुलजी भट्ट जिन्होंने उस्ताद परंपरा को शुरू किया, गोपी जी भट्ट जो कि इसके वर्तमान में कलाकार हैं, वासुदेव जी भट्ट जिन्होंने हीर रांझा और गोपीचंद का शुरुआत की, और मन्नू जी भट्ट। नेक्स्ट अब लोक यंत्र देखते हैं नौटंकी। चलिए बात करी जाए नौटंकी लोक नृत्य की, लोक नाट्य की, तो इसका प्रचलन भरतपुर और उसके आसपास के क्षेत्र धौलपुर, सवाई माधोपुर इत्यादि क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। हाथरस शैली के अंदर किया जाता है। हाथरस यूपी के अंतर्गत एक शहर है, उससे प्रभावित है, यानी यूपी से ये कला राजस्थान के अंतर्गत में आई है। कौन लेकर आया? नत्थाराम की मंडली ने इसे धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध किया। शैली कौन सी है? हाथरस शैली, यानी मूलतः ये हाथरस से संबंधित हुआ करता था, लेकिन भरतपुर और धौलपुर एरिया के अंदर फेमस करने का काम किया नत्थाराम की मंडली ने। इसमें चूंकि 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बताए जाते हैं, इसलिए नौटंकी। प्रवर्तक इसके भूरीलाल जी जो कि डिग के हैं, और कलाकार हैं इसके गिरिराज जी जो कि कामा, अभी नाम चेंज करके कामबंद रखा गया, और रामदयाल शर्मा जी को 2022 के अंदर पद्मश्री मिल चुका है। स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा ये नाट्य किया जाता है। विवाह, उत्सव और मेले के अवसर पर किया जाता है। ये देखा जाता है कि अधिकतर लोक नाट्य होली के अवसर पर, लेकिन ये विवाह, उत्सव और मेलों के अवसर पर किया जाता है। वापस देखें, नौटंकी जिसका प्रचलन भरतपुर और निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर है, हाथरस शैली के अंदर किया जाता है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रवर्तक गिरिराज जी इसके कलाकार हैं। प्रवर्तक इसके भूरीलाल जी हैं जो कि डिग के हैं। भूरीलाल जी इसके प्रवर्तक हैं। प्रमुख कलाकार इसके गिरिराज जी हैं और रामदयाल जी हैं, जिनका 2022 के अंतर्गत पद्मश्री मिल चुका है। नत्थाराम की मंडली ने इसको धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर प्रचलित किया। स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। विवाह या मेले या उत्सव के अवसर पर इसको प्रदर्शित किया जाता है। कौन कौन सी प्रमुख नौटंकियां हैं देखें, अमर सिंह राठौड़, आल्हा उदल, हरिश्चंद्र तारामती, सत्यवान सावित्री, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप बसंत। अधिकतर देखेंगे तो इसमें प्रेम कहानी है, क्योंकि ये विवाह के अवसर पर की जाती है। विवाह पर प्रेम कहानियों की प्रदर्शित करना अच्छा रहेगा, है ना। तो अमर सिंह राठौड़, आल्हा उदल, हरिश्चंद्र तारामती, सत्यवान सावित्री, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप बसंत। सबके एग्जैक्ट नाम याद नहीं होने चाहिए, बस इतना कि इसमें प्रेम कहानियां लगभग डोमिनेट कर रही है ना। महिला नौटंकी भी इसमें मंडलियां हैं बहुत सारी। आशा कुमारी की नौटंकी पार्टी है, गुलाल बाई की नौटंकी पार्टी है, और कृष्णा कुमारी की नौटंकी पार्टी। एक बार क्वेश्चन आया था इसका, तो आशा की नौटंकी पार्टी है खुद की, गुलाल बाई की है और कृष्णा कुमारी की। पुरुषों के अंतर्गत भी मंडलियां होती है ना, जैसे महिलाओं की, चूंकि पुरुषों का पूछा नहीं जाएगा, महिलाओं का पूछा जाएगा तो अपन ने बोली होती है, ठीक है। तो नौटंकी लोक नाट्य के बारे में देखा कि भरतपुर और निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर शैली इसकी हाथरस है।
9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रवर्तक इसके पुरीलाल जी हैं जो कि डिग के हैं, गिरिराज जी इसके कलाकार हैं, रामदयाल शर्मा जिनको 2022 में पद्मश्री मिल चुका है, नथाराम की मंडली ने इसको भरतपुर और धौलपुर के अंतर्गत में फेमस किया। स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं, विवाह उत्सव या मेलों के अवसर पर किए जाते हैं। अमर सिंह राठौड़, आल्हा उदल, हरिश्चंद्र, तारामती, सत्यवान सावित्री, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप बसंत आदि कहानियों पर यह प्रस्तुत किया जाता है। महिला नौटंकी की मंडलियां भी हैं, आशा कुमारी, गुलालबाई और कृष्णा कुमारी की नौटंकी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्वांग लोकनाट्य का। चलिए नेक्स्ट बात करें स्वांग या बहरूपिया कला। स्वांग या बहरूपिया होता क्या है? कोई फेमस कैरेक्टर है समाज के बीच में, चाहे वो पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, उसकी वेशभूषा धारण कर ली जाती है और उसके लुक लाइक उसके समान दिखा जाता है ना, उसके समान मेकअप किया जाता है, उसके समान वेशभूषा धारण की जाती है और स्वांग रचा जाता है। ठीक है, इसमें इस पूरी विधा के अंदर एक ही कैरेक्टर को एक आदमी पेश करता है, यानी 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर, है ना। कलाकार कौन है इसके प्रमुख? जानकीलाल भांड है, चूंकि ये इतने प्रसिद्ध कलाकार थे कि इस कला को इनके नाम पर भांड कला भी कहा जाता है ना। जानकीलाल भांड जो कि भीलवाड़ा के हैं, 2024 के अंतर्गत इनको पद्मश्री मिल चुका है, और केवड़ा के हैं परशुराम भांड। ठीक है, एक है नाहरों का स्वांग। नाहरों का स्वांग मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत रचा जाता है रंग तेरस के दिन में। अब रंग तेरस कब आती है? तो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन में। शाहजहां के काल से चला आ रहा है, लगभग 1615 ईस्वी का है। कौन सा स्वांग? नाहरों का स्वांग। कहां पर? मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। कौन से दिन? रंग तेरस के दिन, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। और शाहजहां के काल से चला आ रहा है 1615 ईस्वी से। अन्य क्षेत्र जहां पर स्वांग रचा जाता है किशनगंज बारा के अंदर और सांगोद कोटा के अंदर। सांगोद कोटा में जटायु और रावण का स्वांग रचकर उनके मध्य युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, यानी रामायण के कैरेक्टर पर ये प्रदर्शित किया जाता है बेसिकली। ठीक है, चार बेत नेक्स्ट लोकनाट्य है चार बेत। चार बेत इसका प्रचलन टोंक क्षेत्र के अंतर्गत में है। मूलतः ये अफगानिस्तान की पश्तो भाषा के अंदर किया जाता था। अफगानिस्तान से अपने अंदर आया। अफगानिस्तान में पठान होते हैं, तो पठानी मुल्क की एक काव्य विधा है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में। फैजुल्ला खान के शासनकाल में अब्दुल करीम खान और करीम खान निहंग, दोनों खान करीम खान द्वारा किया गया है ना। अब्दुल करीम खान निहंग। यह संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य है, यानी कि संगीत इसमें बेसिकली एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक तरह से शास्त्रार्थ होता है, उसके बीच में गायकी का शास्त्रार्थ होता है ना। संगीत दंगल के रूप में लोकनाट्य, दंगल मतलब प्रतियोगिता इस सेंस में है। गायक डफ बजाता हुआ घुटनों के बल बैठकर गाता है ना। और पठानी मुल्क की एक काव्य विधा है। तो दो लोकनाट्य की बात करी अपन ने, स्वांग या बहरूपिया कला जो कि किसी एक कैरेक्टर को प्रदर्शित किया जाता है। जानकीलाल भांड और परशुराम भांड इसके प्रमुख कलाकार हैं। नाहरों का स्वांग मंडलगढ़ भीलवाड़ा में रंग तेरस के दिन में शाहजहां के काल से चला आ रहा है 1615 ईस्वी। सांगोद कोटा के अंदर जटायु और रावण के बीच में युद्ध का वर्णन है और किशनगंज बारा के अंतर्गत भी किया जाता है। चारबेत जो कि टोंक के अंतर्गत प्रचलित है। टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के समय पे अब्दुल करीम खान और करीम खान निहंग द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया। मूलतः ये अफगानिस्तान का था, पश्तो भाषा के अंतर्गत ये किया जाता था। पठानी काव्य विधा है ये। संगीत दंगल रूपी एक लोकनाट्य होता है और इसमें गायक डफ बजाता हुआ। तो क्वेश्चन पूछे कि चारबेत में कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, तो डफ वाद्य यंत्र का उपयोग होता है ना। घुटनों के बल खड़े होकर गाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दो लोकनाट्य जिनका नाम है घवरी, भवाई, कठपुतली और फट। ये चार लोकनाट्य अपने बचे। चलिए तो बात करें घवरी लोकनाट्य की, जिसका प्रचलन होता है मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। घवरी को ही राय कहा जाता है। भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील जनजाति में भी पुरुषों द्वारा, महिलाओं का इसके अंतर्गत कोई योगदान नहीं होता है। जो महिला पात्र होते हैं उनकी भी भूमिका पुरुष पात्र द्वारा निभाई जाती है। रक्षाबंधन से शुरू होकर अगले 40 दिनों तक ये किया जाता है, यानी श्रावण और भाद्रपद महीने के अंतर्गत। मेरू लोकनाट्य है। मेरू का मतलब ही होता है पर्वत, क्योंकि वो अरावली पर्वतीय श्रृंखला के अंतर्गत है, तो मेरू लोकनाट्य कहा जाता है। गवरी पात्र जो होते हैं वो रक्षाबंधन से लगाकर अगले 40 दिनों तक, जब तक गवरी का आयोजन होता है, स्त्री गमन, मांस, मदिरा एवं हरी सब्जियों के सेवन पर पूर्णतः उन पर प्रतिबंध होता है।
संपूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जिसको दिन के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। बाकी जितने भी लोक नाट्य हैं उनको रात के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। गवरी शुरू करने से पहले जो भोपे होते हैं वो खेड़ा देवी से आज्ञा लेकर इसे शुरू करते हैं। पात्रों के क्या क्या नाम है? शिव जो बनता है उसे पुरिया या राई बुढ़िया कहा जाता है, जो कि मेन कैरेक्टर्स है। पार्वती को गवरी या राई कहा जाता है, सूत्रधार को कुटकुड़िया, अन्य पात्र को खेले। विभिन्न पात्रों को या विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने के लिए बीच बीच में सामूहिक नृत्य आयोजित किया जाता है जिसे गवरी की गाय कहा जाता है। जामट्या कविता का उच्चारण करता है और खड़किया उसे दोहराने का काम करता है। 5 प्रमुख पात्र होते हैं गवरी लोक नाट्य के अंदर। राई बुढ़िया जो कि शिव का कैरेक्टर है राई, इसमें से एक मोहिनी होती है और एक असल में जो पार्वती होती है वो होती है कुटकुड़िया और पाट भोपा। और प्रमुख नाटक जिनके ऊपर गवरी की जाती है गोमा मीणा, कालूकीर, खिडल्य भूत, बंजारा बंजारी, माता और शेर और भिन्यावड़। और राया क्या है? तो स्त्री रूप में पार्वती और शिव का प्रतीक है। पार्वती और शिव दोनों का अर्धनारीश्वर रूप जिसे बोला जाता है राया कहा जाता है। गवरी या राया प्रचलन कहाँ पे? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। किसके द्वारा? भिल पुरुषों द्वारा। क्या महिलाएं भाग लेती है? नहीं। तो महिलाओं की भूमिका कौन निभाते हैं? पुरुष। कब किया जाता है? रक्षाबंधन से लगाकर अगले 40 दिनों तक किया जाता है। तब तक स्त्रीगमन, मांस मदिरा या बोलो हरी सब्जी के सेवन पर प्रतिबंध होता है। मेरु लोक नाट्य भी कहा जाता है। संपूर्ण भारत में एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जो कि दिन के समय प्रदर्शित किया जाता है। खेड़ा देवी से आज्ञा लेकर भोपे गवरी नृत्य को गढ़ी लोक नाट्य को शुरू करते हैं। शिव को कहा जाता है पुलिया या रायबुड़िया, जो कि मेन कैरेक्टर। अच्छा, ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है ना गवरी नृत्य। पार्वती को गवरी या राय कहा जाता है, जो कि शिव और पार्वती का मिश्र रूप है, उसको राया कहा जाता है। सूत्रधार को कुटकुड़िया, अन्य पात्रों को खेलने, विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने के लिए बीच में सामूहिक नृत्य किया जाता है जिसे गवरी की गाय। जामट्या कविताओं का उच्चारण करता है और खड़किया उसे दोहराता है। 5 प्रमुख पात्र हैं राय बुढ़िया, 2 राई होती हैं, एक मोहिनी, एक पार्वती, कुटकुड़िया और पाटभोपा। किन किन कहानियों पर? तो गोमा मीणा, कालूकीर, खेडल्य भूत, बंजारा बंजारी, माता और शेर और भिन्यावड़ पर किया जाता है। नेक्स्ट लोक नाट्य है भवाई। तो नेक्स्ट बात करी जाए भवाई लोक नृत्य की। भवाई लोक नृत्य का प्रचलन गुजरात के सीमावर्ती, राजस्थान से सटे गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, मेनली मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत इसको किया जाता है। इसके प्रवर्तक हैं बागजी और इसके मुख्य कलाकार हैं सांगीलाल सांगड़िया। कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते। भवाई लोक नृत्य के जो भी कलाकार होते हैं वो मंच पर अपना परिचय नहीं देते। यह एक व्यंग लोक नाट्य है जो कि तात्कालिक समस्याओं को उठाते हैं और उनके ऊपर सवाल जवाब करते हैं। प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं? जसमा ओडन, जिसको शांता गांधी द्वारा लिखा गया है, बिकाजी बागजी, बागजी जो कि इसके प्रवर्तक हैं, और सग्गा जी और सक्के जी, है ना, इसके ऊपर भवाई लोक नृत्य किया जाता है। तो भवाई लोक नृत्य गुजरात सीमावर्ती क्षेत्र में किया जाता है, मुख्यतः मेवाड़ में। प्रवर्तक है इसके बागजी, मुख्य कलाकार है सांगीलाल सांगड़िया। ये कलाकार मंच पर जाकर अपना परिचय नहीं देते हैं। यह एक व्यंग लोक नाट्य है जिसमें तात्कालिक समस्याओं पर सवाल जवाब किए जाते हैं। जसमा ओडन जो कि शांता गांधी द्वारा लिखा गया है, बिकाजी बागजी और सग्गाजी सरकी जी। नेक्स्ट है कठपुतली। कठपुतली नट जाति द्वारा किया जाता है और जो भी कठपुतली प्रदर्शित करता है वो उन सबको धागों से कंट्रोल करता है। मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सरकार भी इसका विभिन्न योजनाओं तो लोगों तक पहुंचाने में, जन जागरूकता फैलाने के अंदर कठपुतली का उपयोग करती है। नेक्स्ट है फड़वाचन। फड़ क्या होता है? एक बड़ा सा पर्दा होता है जिस पर लोक देवताओं से, जीवन से संबंधित सारी गाथाओं का चित्रांकन किया जाता है। प्रसिद्ध फड़कार फड़े सर्वाधिक भिलवाड़ा की फेमस और वहां का एक प्रसिद्ध कलाकार जिसका नाम है श्रीलाल जोशी, वो प्रसिद्ध फड़ कलाकार है। 2 फड़े राजस्थान की काफी प्रचलित हैं। एक है पाबूजी की फड़ जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय है। भील भोपे उसको रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ में बजाते हैं, जबकि देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी बड़गावत गुर्जर, सर्वाधिक पुरानी, सर्वाधिक लंबी और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। गुर्जर भोपे उसको जंतर वाद्यंत्र के साथ में बजाते हैं। तो फड़ लोक देवताओं की जीवन गाथाओं का वर्णन होता है। प्रसिद्ध फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी हैं जो कि भिलवाड़ा के हैं।
पाबूजी की फड़ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भिल भोपे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में बजाते हैं, और देवनारायण जी की फड़ को गुर्जर भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। यह सर्वाधिक पुरानी, सर्वाधिक लंबी और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है, और इसके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है इसके ऊपर, है ना। देवनारायण जी खुद पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है, और देवनारायण जी की फड़ पर भी डाक टिकट जारी किया चुका है। तो आज की क्लास में अपन ने राजस्थान के लोक नाट्य पढ़े, जिसके अंदर शुरुआत में अपन ने कुछ परिचय पढ़ा लोक नाट्यों का कि होता क्या है, लोगों द्वारा किया जाने वाला अभिनय होता है, ऐतिहासिक, पौराणिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि को अभिनय के माध्यम से दर्शाया जाता है। सबसे पहले अपन ने ख्याल पढ़ी। ख्याल के अंतर्गत 9 प्रकार की ख्यालें अपन ने देखी। कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, वेट के दंगल, तुर्रा कलंकी ख्याल, कुचामनी ख्याल। उसके बाद अपन ने लीलाएं पढ़ी, जिसके अंदर रामलीला, रासलीला, संकादिक लीला और गौर लीला पढ़ी। उसके बाद अपन ने रम्मत पढ़ा। रम्मत के बाद में तमाशा पढ़ा। तमाशा के बाद में नौटंकी पढ़ी। नौटंकी के बाद में चार वेद पढ़े। चार वेद के बाद में स्वांग पढ़े। स्वांग के अलावा अपन ने भवाई पढ़ा, गवरी पढ़ा और फड़ और कठपुतली पढ़ा। तो ये चैप्टर अपना खत्म होता है। मेंस के हिसाब से इसमें सवाल बन सकता है कि राजस्थान के लोक नाट्य की विशेषता क्या है। हर लोक नाट्य पे 50 शब्द का सवाल बन ही सकता है, 100 शब्द का भी बन सकता है, क्योंकि अब 50 शब्द के हटा 20 शब्दों के हटा दिए। ठीक है, तो ये था राजस्थान के लोक नाट्य।